हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो देखते हैं कि क्या क्या मीजर्स होते हैं डिस्पर्जन के। डिस्पर्जन होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब है मीजर ऑफ वेरिएंस ऑफ द आइटम, मतलब कितना ज़्यादा वेरिएशन है आइटम्स में, उस चीज़ को जब हम मीजर करते हैं ना तो वो डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि कितना फैला हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हो। डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम वेरी, एक दूसरे से आइटम्स कितने ज़्यादा वेरी है, दैट इज डिस्पर्जन। अब देखो, डिस्पर्जन ना दो तरीका का होता है, मतलब दो तरीके से मीजर होता है, जैसे कि एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और एक होता है रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है कि हमारी जो भी वैल्यू होती है ना वो उसी यूनिट में कैलकुलेट होती है जिस यूनिट में हमारा डेटा होता है। बट रिलेटिव में क्या होता है कि हमारी वैल्यू जो कैलकुलेट होती है ना वो ऐसे मतलब परसेंटेज वगैरह में कैलकुलेट होती है। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का ना ये एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो डेटा है वो उसी यूनिट में कैलकुलेट होता है। तो मान लो अगर दो डेटा सेट है, ठीक है, दो डेटा सेट है और एक डेटा सेट अलग यूनिट में है और दूसरा डेटा सेट अलग यूनिट में है, तो आप उन दोनों को ना कंपेयर नहीं कर सकते जब आप एब्सोल्यूट मेजर यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप रिलेटिव मेजर यूज़ कर सकते हो तो आप दोनों डेटा सेट को कंपेयर कर पाओगे। अब ये मैम एब्सोल्यूट में कौन कौन से आते हैं और रिलेटिव में कौन कौन से आते हैं, अभी देखो मैं आगे आपको बताऊंगी कि एब्सोल्यूट मेजर कौन से हैं डिस्पर्जन के और रिलेटिव मेजर कौन से हैं, और दोनों को साथ साथ ही पढ़ते हुए चलेंगे। देखो, हमारा सबसे पहला मेजर है रेंज। रेंज क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ सेट। जो भी हमारा डेटा सेट है उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है उनको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है, ठीक है। अब दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये जो रेंज है वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, बट जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो हमारा रिलेटिव मेजर है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट होता है, रेंज डिवाइड बाय सम ऑफ लार्जेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, मतलब ये हमारा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने का। L माइनस एस तो हमारा रेंज ही देगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे L प्लस एस से, तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमारी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब हमें क्या करना है, इसमें रेंज कैलकुलेट करना और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इसमें बताओ लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 90 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, है ना, ये वाली तो है लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, 10। तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 80। आपने रेंज ना ऐसे भी सुनी होगी, जब आप स्टोर पे मान लो कोई कपड़े लेने जा रहे हो तो वो सेलर पूछता है ना आपसे, जो दिखाने वाला होता है कपड़े की, आपकी कितनी रेंज में मैं आपको ये कपड़े दिखाऊं, तो आप बताते हो कि 2000 से 5000 के बीच में मेरे को दिखा दो, तो वो उन्हीं रेट के कपड़े आपको दिखाता है। तो दैट इज रेंज, मिनिमम वैल्यू बोलते हो आप वहाँ पे और एक मैक्सिमम वैल्यू बोलते हो, बस वही तो होती है रेंज। अब हमसे दूसरा इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का हमारा फॉर्मूला था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। यहाँ पे हमारी लार्जेस्ट की वैल्यू 90 थी, -10, 90 प्लस 10, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा रेंज क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट होता है, रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे। सो हमारा नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा एब्सोल्यूट मेजर होता है डिस्पर्जन का, और क्वार्टाइल डेविएशन हमारा रिलेटिव मेजर होता है। अब आप अचानक से सोचोगे मैम ये क्वार्टाइल कहाँ से आ गया, क्या होता है ये, अभी बताऊंगी सारी चीज़ें क्वार्टाइल के बारे में, कैसे क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगी। अभी पहले ये समझो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें Q3 में से Q1 माइनस करना होता है, ठीक है, इतना समझ आया। और क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें इससे डिवाइड कर देना होता है 2 से। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये Q1, Q2, Q3 क्या होते हैं, कैसे इन्हें कैलकुलेट करते हैं और क्वार्टाइल एक्चुअल में होता क्या है। देखो, क्वार्टाइल क्या होता है पहले ये समझो। आपको मैंने बताया था ना, मीडियन एक चीज होती है, मीडियन, है ना। मीडियन क्या करता है, जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसकी मिडिल वैल्यू देता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये हमारे डेटा सेट को बीच से डिवाइड कर देता है, ठीक है, बीच से डिवाइड कर देता है, दैट इज मीडियन। अब समझो क्वार्टाइल क्या होता है।
क्वार्टाइल क्या करता है, हमारे डेटा सेट को वो 4 पार्ट में डिवाइड करता है। हाँ, कितने पार्ट में? 4 पार्ट में हमारे डेटा सेट को डिवाइड करते हैं। मान लो ये हमारा पूरा डेटा सेट है, तो हमारे पास एक होता है Q1, एक होता है Q2 और एक होता है Q3। ठीक है, 3 क्वार्टाइल हमारे पास होते हैं। अब 3 क्वार्टाइल हमारे पूरे डेटा सेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। समझ आ गया? 4 पार्ट में। Q1 जो है वो कैलकुलेट करता है 25%। ठीक है, Q3 जो है वो कैलकुलेट करता है 75% और Q2 कैलकुलेट करता है 50%। आप ये भी कह सकते हो कि Q2 और मीडियन सेम ही होता है, क्योंकि मीडियन भी 50% डेटा इधर रहता है मीडियन के, और 50% आगे रहता है, 50% पीछे रहता है। ठीक है, Q2 में भी होता है कि 50% डेटा उसके आगे रहता है, 50% पीछे रहता है। Q1 में क्या होता है, 25% पीछे रहता है, 75 आगे रहता है। और Q3 में क्या होता है, 75 पीछे और 25 आगे रहता है। क्वार्टाइल हमारे पूरे डेटा सेट को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, मैंने आपको सारी कैलकुलेशन 3 सीरीज में बताई है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो क्वार्टाइल की कैलकुलेशन भी हम तीनों सीरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तब आपको क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करना है। सो इंडिविजुअल सीरीज अगर है और आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको जो भी डेटा है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। एक बार ये काम हो गया तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, और जो भी nth टर्म आएगी वो ही आपका क्वार्टाइल होगा। अब ये मैम k है इसमें, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपको क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करना है तो k की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अगर 2 कैलकुलेट करना है तो k की वैल्यू 2, और 3 कैलकुलेट करना है तो k की वैल्यू 3 होगी। अब एक ना क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ उसका इंडिविजुअल सीरीज का, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, मैंने यहाँ पे ये इंडिविजुअल सीरीज ले ली है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, मैं तीनों चीज कैलकुलेट करूंगी, Q1, Q2 और Q3 भी। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला स्टेप था वो क्या था, हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है। मैं कर रही हूँ असेंडिंग में, तो इस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। 4, 7, 8, 9, इतना हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं Q1। Q1 का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, n+1 डिवाइड बाय 4 एथ टर्म। ठीक है, अब ये n क्या है मैम? n मतलब नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है हमारा n, तो n 7 + 1 डिवाइड बाय 4। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा सेकेंड टर्म। ठीक है, तो 1 2, ये हमारा हो गया Q1। इतना समझ आया? जो हमारा Q1 कैलकुलेट होके आया है वो 2 आया है, क्योंकि सेकेंड टर्म कौन सी है हमारी, 2। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं Q2। Q2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। K की जगह पे इस बार 2 आ जाएगा, n+1 डिवाइड बाय 4th टर्म, 2 7 + 1 डिवाइड बाय 4। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 8 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, दैट इज 4th। मतलब जो हमारी 4th टर्म है वो हमारा Q2 है। ठीक है, हमारी 4th टर्म क्या है, 1 2 3 4, 4 हमारी 4th टर्म है, तो ये हमारा Q2 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं Q3। Q3 में भी हम सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, बस यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा क्योंकि हम Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 8 डिवाइड बाय 4th टर्म। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 6th टर्म। अब हम आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 6th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 8 जो है वो हमारा यहाँ पे Q3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूविंग टू द डिस्क्रीट सीरीज। अब देखो, अगर हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज में तो हमारे कुछ स्टेप है। सबसे पहले हमें करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें जो भी, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला जो हम इंडिविजुअल सीरीज में भी यूज कर रहे थे। अब इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन वैल्यू हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढनी है। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे x की वैल्यू होगी वही हमारा क्वार्टाइल होगा। ठीक है, अब मैम ये तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन करा दो। एक बार ना क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से सारी चीजें क्लियर हो जाए।
अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1, Q3। हमें D4 और P6 नहीं कैलकुलेट करना है, इसको हटा दो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू है 10, 5, 7, 11, 8, बट मैंने वैल्यू ली है 5, 7, 8, 10, 11। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आपको वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसके बाद अब हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज आती है, बट बाकी की जो वैल्यू होती है ना, उसमें ऊपर की वैल्यू सारी ऐड होती है। लाइक अगर ये सेकंड वैल्यू है तो यहाँ पे 20 + 15 करके मैं वैल्यू लिखूंगी, दैट इज 35। सिमिलरली नीचे आएगा 47, 62 एंड 80। ठीक है, ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे Q1 कैलकुलेट करूंगी, जिसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना होगा n + 1/4। तो हमारा n कितना है, 80 + 1 / 4। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20.25। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे कोई भी बड़ी वैल्यू देखनी है, तो इससे बड़ी वैल्यू होगी हमारी 35। ठीक है, अब ये 35 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू है वही हमारा Q1 हो जाएगा, दैट इज 7। सिमिलरली हम Q3 कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैं Q3 कैलकुलेट करूंगी तो मेरा फॉर्मूला होगा 3n + 1 / 4। क्योंकि Q3 है तो इसकी मल्टीप्लाई में 3 होगा। अब मैं इसी 80 आ जाएगा इनकी जगह, +1 / 4। हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी दैट इज 60.75। अब मुझे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60.75 के इक्वल या बड़ी वैल्यू देखनी है। तो देखो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 62। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 10। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो Q3 होगा वो हो जाएगा 10। तो अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Q3 - Q1, तो मैं आराम से कर सकती हूँ। हमारे पास Q3 भी है हमारा जो कि 10 है, और Q1 भी है जो कि 7 है। तो 10 - 7 हमारा 3 आ जाएगा। और अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो मुझे बस इस 3 को डिवाइड कर देना है 2 से, एंड आई विल गेट द आंसर 1.5। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं। देखो कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को पहले मैं बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन करा के हम उसे समझेंगे भी। देखो सबसे पहले आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सिमिलरली जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। उसके बाद हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आंसर फाइंड करना है। अब देखो ये वाले फॉर्मूले में जो n है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा ना दैट इज n, और k क्या है, अगर हम Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो k हमारा 1 है, अगर Q2 कर रहे हैं तो k हमारा 2 है, और Q3 तो k हमारा 3 है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें जो भी वैल्यू आई, ये वैल्यू जो हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट करी है उससे बड़ी या इक्वल वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और वो जो वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हमारी QK क्लास होगी। और लास्ट में हमें लगाना है ये वाला फॉर्मूला और हमारा आ जाएगा आंसर। अब इस फॉर्मूले में L क्या है, जो भी हमारी ये क्लास आई है ना उसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारा L होगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। ठीक है, बाकी ये जो C है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी क्लास प्रीसीडिंग द QK क्लास। इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो C है। और F क्या है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी है QK क्लास की। ठीक है, और H हमारा क्या होगा, दैट इज क्लास ब्रेथ। अब हम ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। अब देखो हम ना इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्टेप्स में पढ़ा था। तो हमने पहले क्या किया है, मैंने यहाँ पे पूरी टेबल बना ली है, डेली वेजेस लिख लिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर लिए हैं। हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें कैलकुलेट करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो 2 ही आ जाएगा, फिर 2 + 9 11 हो जाएगा। अब इस 11 में हम 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36। सिमिलरली आ जाएगा 66, 115, 177। देन इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कैलकुलेट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना था KN4। अब यहाँ पे n क्या है, n हमारा है 250, और हम पहले क्या निकाल रहे हैं, Q1 निकाल रहे हैं। तो 1 × 250 / 4 हमारा आंसर आ जाएगा 62.5 आइटम। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, देखो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इसके बराबर या इससे बड़ी वैल्यू हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढनी है। अब इसके बराबर वैल्यू तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही, बट इससे बड़ी वैल्यू क्या है, 66, ये हमें दिखाई दे रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास में ये 66 आ रहा है,
तो ये 36 से 38 क्लास जो है इसके बीच में हमारा 66 आ रहा है। मतलब हमें जो क्यू के थी, ठीक है, हमारी मॉडल क्लास क्यू के, वो हमें मिल गई है। अब हमें लगाना है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला कुछ ये था, आई होप आपने पहले स्टेप देखे तो आपको पता है, अब इतना तो याद होगा कि ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमारा इसमें एल क्या था, लोअर लिमिट। तो हमारी लोअर लिमिट क्या है, इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है 36, तो 36 हमारा एल हो गया। हमारा सी क्या था, इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारा सी था। तो ये क्लास है, इससे ऊपर वाली क्या है 36, तो हमारा सी हो गया 36। एफ क्या आ जाएगा, इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी 30 वो हमारा एफ हो गया। और हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है क्लास की, तो 36 to 38, दो का डिफरेंस है, तो एच हमारा हो गया 2। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस क्वेश्चन में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 36 + 62.5, ये तो हमने कैलकुलेट ही किया था, -36 डिवाइड बाय 30 × 2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 37.77। ये हमारा Q1 कैलकुलेट हुआ है। अभी हमें Q3 भी कैलकुलेट करना है, तो एक बार फिर से अपनी टेबल पे चलते हैं। देखो, अब हमारा Q3 कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इस बार यहाँ K की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3। तो 3 × 250 डिवाइड बाय 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 187.5। ठीक है, अब हम जैसे हमने पहले किया था हम वैसे ही करेंगे। क्या, अब इस वाली को हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसके बराबर, ये इससे बड़ी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बराबर तो कुछ है नहीं, बट इससे बड़ा क्या है 126। अब ये 126 कौन सी वाली क्लास में पढ़ रहा है, तो 42 से 44 वाले में 126 आ रहा है। ठीक है, हमें इतना पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है अपना फॉर्मूला। सो Q3 का हमारा ये फॉर्मूला है, बस एक चेंज है। पहले वाले फॉर्मूले में Q1 में हमने जो वैल्यू रखी थी वो n डिवाइड बाय 4 रखी थी, बट क्योंकि ये Q3 है तो हमारी वैल्यू 3n डिवाइड बाय 4 है। बस ये चेंज है, इसके अलावा इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी ही हैं। हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रख देते हैं और अब निकालते हैं सॉल्यूशन। सो L हमारा इस केस में है 42, यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो 187.5 है, -177 डिवाइड बाय 39 × 2। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि ये पता चल जाए वैल्यू कहाँ से आई है। देखो, हमारी ये वाली क्लास थी, इस वाली क्लास से ऊपर वाली जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी सी हो गई। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एफ हो गई 39, और क्लास विड्थ तो हमारी 2 ही है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया है कि वैल्यू कहाँ से रखी है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42.54, और ये हमारा निकल गया है Q3। अब देखो, अगर हमें कैलकुलेट करनी है इंटर क्वार्टाइल रेंज तो हम कैसे करेंगे, Q3 - Q1। ठीक है, Q3 हमारा क्या था, Q3 हमारा कैलकुलेट होके आया था ये 42.54, और Q1 हमारा क्या कैलकुलेट होके आया था, Q1 हमारा कैलकुलेट होके आया था 37.77। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.77, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हमें इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना होगा 2 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.385। आई होप आपको पूरा क्वार्टाइल समझ आ गया है। क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सारी चीज़ें, सारी फ्रीक्वेंसी, सारी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सब में समझ आ गया सारी सीरीज़ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा जो नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है दैट इज़ मीन डेविएशन, जिसे हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। देखो, जैसा इसका नाम है ना वैसे इसका मीनिंग है। मीन, हमने मीन कैलकुलेट किया था, तुम्हें ये पता ही है। ठीक है, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ये भी तुम्हें पता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मीन से या फिर एवरेज से कितनी ज़्यादा डेविएशन उनके बीच में है, मतलब कितनी ज़्यादा डेविएटेड है। हम ये कह सकते हैं स्कैटर अराउंड द मीन डेविएशन मेजर करता है। अब जिस तरीके से हमने क्वार्टाइल डेविएशन को, इंटर क्वार्टाइल रेंज को 3 सीरीज़ में देखा था, हम मीन डेविएशन को भी 3 सीरीज़ में देखेंगे। सबसे पहली है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में जब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x - a एब्सोल्यूट समीशन अपॉन n। अब आप कहो कि मैम ये x क्या है, x हमारी जो वैल्यूज़ होती है ना, वेरिएबल्स होते हैं वो, a हमारा मीन है।
ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट का मतलब समझो, देखो जो भी वैल्यू आएगी माइनस करके वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव ही रहना है, साइन का कोई मतलब नहीं है, उनको ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें ये इंडिविजुअल सीरीज़ का डेटा दे रखा है और हमसे बोला है कि हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। अब देखो ये अबाउट द मीन क्यों दे रखा है, क्योंकि जो डेविएशन है वो हमारी कैलकुलेट होती है अबाउट द मीन भी और अबाउट द मीडियन भी, ठीक है। अगर मीडियन से डेविएशन कैलकुलेट करनी होगी तो मतलब आपको मीडियन कैलकुलेट करना होगा और फिर मीडियन में से बाकी का प्रोसीजर करना होगा। अगर मीन से कैलकुलेट करनी होगी तो मीन कैलकुलेट करके उसमें से डेविएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो अभी हम निकाल रहे हैं अबाउट द मीन, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना है। देखो ये जो मीन डेविएशन है ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर है और ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमारा रिलेटिव मेजर है। तो अब सबसे पहला जो स्टेप है ना यहाँ पे वो ये है कि हमें कैलकुलेट करना होगा मीन। अगर हमें मीन ही नहीं पता तो उससे डेविएशन कैसे निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, आई होप आपने पिछली वीडियो देखी है और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करी है। सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, समीशन एक्स अपॉन एन। सम एक्स मतलब इन सारी वैल्यूज़ को हम सम अप करेंगे, वैल्यू को सम करके हमारे पास आएगा 596 और डिवाइड कर देंगे n से। n कितना है हमारा 10, तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 59.6, ठीक है। अब हमें इससे डेविएशन कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट होगी, देखो अब हमें सारी वैल्यूज़ में से x में से मीन को माइनस करना है। तो जब मैं 26 में से अपना 59.6 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, आप कैलकुलेटर आपके पास आई होप हो, आप भी इसे कैलकुलेट करो, आएगा -33.6। सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ भी मैं कैलकुलेट करूँगी। देखो मैंने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिख ली है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट मतलब ये माइनस का 33.6 है ना, हम इसे बस डायरेक्टली 33.6 लिख देंगे। जो भी माइनस वैल्यू है उसे हम पॉजिटिव तरीके से ही लिखेंगे, इसी तरीके से एब्सोल्यूट में हमारा कन्वर्ट होता है। मतलब साइन मैटर नहीं करते, सारी वैल्यू एज इट इज़ हमारी ऐड हो जाती है। तो मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, 19.4, 25.4, 39.4। आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर है, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है समीशन ऑफ डेविएशन। ये जो डी हमने कैलकुलेट किया है, इस सारी वैल्यूज़ को, इसके कॉलम की सारी वैल्यूज़ को हमें ऐड करके लिखना है। तो अपना कैलकुलेटर उठाओ, फटाफट ऐड करो। हमारे पास ऐड करके आएगा 204। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है तो हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना होगा n से। n क्या है हमारा, n हमारा 10 है। तो जब इस वैल्यू को हम n से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 20.4। ये तो हो गया हमारा मीन डेविएशन। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रिलेटिव मेजर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमें मीन डेविएशन को डिवाइड करना होगा मीन से, तो हमारे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 20.4 और हमारा मीन क्या आया था, मीन आया था हमारा 59.6। जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.34228। अब हम ना 2 डेसिमल तक ही निकालते हैं, तो आप 0.34 भी लिख के आ सकते हो। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में आपका मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट होता है वो देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के हमारे 6 स्टेप है। सबसे पहले तो स्टेप है कि हमें मीन कैलकुलेट करना है। अगर आप मीडियन से डेविएशन निकाल रहे हो, कभी कभी क्वेश्चन में मीडियन से भी बोल देता है, तो आपको मीन की जगह सारा काम मीडियन के साथ करना है। अब हम तो मीन से निकाल रहे हैं अभी, तो सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको डी कैलकुलेट करना है। डी क्या है, x माइनस ए, जैसे अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था। उसके बाद हमें एब्सोल्यूट डी कैलकुलेट करना है। देन ये वाला स्टेप जो है ना आगे के, वो थोड़े से अलग है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, इस एब्सोल्यूट डी की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से कर देनी है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई को सम करना है, टोटल करना है, और डेविएशन निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देना है n से। आई होप आपको स्टेप तो समझ आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको प्रॉपरली दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन
क्वेश्चन लिया है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर अ फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें एक्स दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते हैं कैसे करना है। तो देखो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें कैलकुलेट करना है मीन। तो अब आपको आई होप पता है कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। क्या फॉर्मूला होता है? समीशन एफ एक्स अपॉन एन, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो अब सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक्स और एफ मैंने लिख लिए हैं, अब हमें एफ एक्स निकालना होगा। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। 11 इंटू 12 इज़ 132। सिमिलरली आएगा 126, 156 और 42। जब आप इसे सम कर दोगे, समीशन निकालोगे एफ एक्स का, तो आपके पास वैल्यू आएगी 576। और आपको एन भी निकालना होगा, और एन क्या होता है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप इस पूरे कॉलम को जब ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 48 सॉरी। तो जब आप इसको 48 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा मीन, जो कि आएगा 12। तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया कि हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है डी, और वो क्या है? x माइनस ए, एक्स माइनस मीन। तो अब वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अब हमें कैलकुलेट करना है डी। वो कैसे कैलकुलेट होगा कि हम 10 में से मीन को माइनस करेंगे। मीन क्या था? 12। तो जब आप माइनस करोगे आपके पास आएगा -2। सिमिलरली यहाँ आएगा -1, 0, 1 एंड 2। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 0, 1, 2। अब हमें क्या करना है कि इस कॉलम की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से करनी है। तो 2 इंटू 3 इज 6, 12 इंटू 1 इज 12, 18 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 3 इंटू 2 6। और अब हमें इस कॉलम को कर देना है ऐड। जब आप इसको पूरा ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 36। अब मीन डेविएशन का लास्ट स्टेप बचा है बस, क्या कि हमें इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना है n से। और n हमने कितना कैलकुलेट किया था यहाँ पे? 48। तो अब हमें इसे डिवाइड करना है 48 से। तो आप इसे 48 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.75। और इस तरीके से हमारी मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट होती है। अब देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपके सारे स्टेप तो सेम ही है जैसे डिस्क्रीट सीरीज में थे, बस एक स्टेप चेंज है। क्या? आपको यहाँ मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है? इंटरवल होता है 10 से 20, 20 से 30। तो आपको क्या करना होगा? इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा? 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 15। इस तरीके से आपका मिड पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा और बाकी सारा कैलकुलेशन वैसे ही है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में? एक बार पहले क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा मीन। अब मीन कैसे कैलकुलेट होता था? समीशन एफ एक्स अपॉन एन, यही तो होता था ना मीन का फॉर्मूला। तो अब हमें पहले तो लिखने हैं मार्क्स, डेट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 जो हमारा इंटरवल है, 30 to 40 और सिमिलरली आगे। क्वेश्चन का पूरा डेटा मैंने फिल कर लिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, उसी तरीके से हम यहाँ मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसकी मल्टीप्लाई हम इस एक्स मिड पॉइंट से कर देंगे। तो 5 इंटू 6 इज 30। सिमिलरली आएगा 75, 200, 5 to 5। आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर है और आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हो, तभी आपको चीज़ें बढ़िया से समझ आएंगी। आराम से लेट के पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा। अब हमें मीन निकालने के लिए इस पूरे कॉलम को करना होगा ऐड और उसे डिवाइड करना होगा n से। अब n क्या है? ये वाले कॉलम को ऐड करके जो आंसर आएगा ना वो हमारा n होगा। तो जब हम इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे, इस कॉलम को जब हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1670। और जब हम इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 50। तो हमारे पास जो मीन कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 33.4। अभी सिर्फ मीन कैलकुलेट हुआ है, अब हमें मीन से डेविएशन कैलकुलेट करनी है। अब मीन से डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें x में से मीन की वैल्यूज़ को माइनस करना होगा। तो जब हम 5 में से 33.4 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा माइनस का 28.4। सिमिलरली आएगा माइनस का 18.4। उसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 8.4 आएगा। देन 1.6,
उसके बाद 11.6 एंड सिमिलरली 21.6 एंड 31.6। अब इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम बस माइनस साइन को हटा देंगे और वैल्यू हमारी जो थी वही रहेगी, बस ये जो माइनस साइन है वो हट जाएगा और हमारे पास एज इट इज़ ये कॉलम लिखा जाएगा। अब हमें इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई एफ कॉलम से करनी है, तो अब आपको 28.4 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 170.4, सिमिलरली 92, then 67.2, then 24, then 81.2, 129.6, 94.8। ठीक है, 94.8। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, यही तो हम कर रहे हैं ना। अब मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इस वाले कॉलम को ऐड करना होता है और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को भी ऐड करना होता है, जिससे हमें n मिलता है और ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब हम इस वाले कॉलम को पूरा ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ ताकि हौच पौच ना हो जाए, हमारे पास आंसर आएगा 65.9 और जब मैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 50। तो मेरे पास जो मीन डेविएशन कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 13.18 अप्रॉक्स में। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी कुछ कुछ वैल्यू होंगी तो मैंने अप्रॉक्स में लिख दिया। ये आपका मीन डेविएशन कैलकुलेट हुआ है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। आई होप अब आपको समझ आ गया कि किस तरीके से मीन डेविएशन कैलकुलेट होता है डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो गाइज अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, वो सब कर लिया है। मीन डेविएशन कर लिया है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी कर लिया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कराऊंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, तो उसको मैं पूरी एक वीडियो में ढंग से कराऊंगी और उसके बाद जो मूवमेंट्स बचे हैं आपके यूनिट 1 के वो कंप्लीट कराऊंगी। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस आपको कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।